बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हम सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स किए थे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी हैं। याद रहे कि आज के जो न्यूमेरिकल्स हमारे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यही न्यूमेरिकल्स हैं और इन्हीं न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स जिन बच्चों ने नहीं किए हुए उनके लिए आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। न्यूमेरिकल नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 इटसेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके अलावा भी जो बकिया न्यूमेरिकल्स हैं जो आज के लेक्चर में हम करेंगे ज़्यादातर वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। पेज नंबर है 349। ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर 7 राइट। अच्छा जी, प्रॉब्लम में कहा गया है मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि मून लाइट है जो पास हो रही है एक कन्वर्जिंग लेंस से। तो बेहतर ये कि इस न्यूमेरिकल में हम डायग्राम बना लें ताकि डायग्राम के हिसाब से हम थोड़ा उसको आसानी से समझ सकें। एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस से मून की जो लाइट है वो पास हो रही है। ठीक है, यानी मून फॉर एग्जांपल ये मून है, मून की लाइट इसमें से पास हो रही है। ठीक है, इस कन्वर्जिंग लेंस से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान में रखें बेटा कि मून जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, और हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है यानी ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम आमतौर पर p से लिखते हैं। ठीक है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और ये लेंस इस मून की एक इमेज फॉर्म करेगा। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि वो इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा वो क्या होगा, वो q होगा। अब क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया है कि मून और मून बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए मून का जो डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग लेंस है उससे मून की लाइट पास हो रही है और इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस। कह रहे हैं कि ये लेंस जो है एक दूसरे कन्वर्जिंग लेंस से, फॉर एग्जांपल ये दूसरा कन्वर्जिंग लेंस है, इस दूसरे कन्वर्जिंग लेंस से ये वाला जो लेंस है ये 20.5 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 20.5 सेंटीमीटर। और याद रखें दो लेंस के दरमियान जो फासला होता है उसको हम L से शो करते हैं। तो L की वैल्यू हमें गिवन है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज, ये वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाएगा और फिर ये लेंस की दोबारा इमेज बनाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरफ से हम देख रहे होते हैं उस लेंस को हम आई पीस कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कह रहे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है तो इसको हम FO से लिख सकते हैं। ठीक है, और आई पीस जो है इसकी फोकल लेंथ को हम लिखेंगे FE से। और सवाल में गिवन है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी फोकल लेंथ 19, इसकी फोकल लेंथ 2 और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 20.5 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज ऑफ मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं कि जो ये मून है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से। याद रखें कि ये पहला लेंस तो इसकी इमेज फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं बनाएगा। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दूसरा लेंस है ये इस इमेज की, ये इमेज है, इमेज 1 कह रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इस इमेज की दोबारा इमेज बनाएगा और हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो यहाँ कहीं बनाएगा, कहीं भी बना सकता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो यहाँ बनाएगा। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फासला p और फिर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है तो इमेज का फासला जो होगा वो q होगा। क्योंकि ये आई पीस है तो इसके साथ आएगा PEQE और ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ आएगा POQO।
ओ। सवाल में कहा गया है कि हमें ये बताना है कि ये इमेज कहाँ बनेगी दोनों लेंस के हिसाब से, यानी इस लेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये फासला कितना है, क्यू ई, ये फासला हमें बताना है। आईपीस के हिसाब से जो हमें बताना है वो हमें क्यू ई बताना है, वो हमें क्यू ई बताना है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव से फासला देखेंगे तो देखें, अगर हम ऑब्जेक्टिव से फासला देखेंगे तो यहाँ से लेकर ये इमेज है, यहाँ तक का फासला हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, आप गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक दोनों लेंस के दरमियान जो फासला है वो L है, वो L है। और जबकि यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला L है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये रहा L, ठीक है। और ये वाला फासला QE है, तो हमें L प्लस QE बताना है। पार्ट बी में हमें L प्लस QE बताना है। यानी ये याद रखें कि ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस से कितनी दूर है ये बताना है, और ये इमेज इस लेंस से कितनी दूर है हमें ये वाला फासला बताना है। तो हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है दोनों लेंस से, ठीक है। हमें QE फाइंड आउट करना है और L प्लस QE फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए एग्जाम में जिसमें दो लेंस हों, तो बेहतर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप आईपीस वाले एंड से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल हमेशा आईपीस वाले एंड से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब भी दो लेंस वाला न्यूमेरिकल आ जाए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ज़्यादातर इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलें जी, हम यहाँ से स्टार्ट करें आईपीस से। आईपीस के इस तरफ PE है, उस तरफ QE है, PE और QE, QE हमें चाहिए। PE और QE ये दोनों जिस फार्मूले में आते हैं वो फार्मूला हमें पता है, उसे हम कहते हैं थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। हम पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो ये फार्मूला होता है 1/FE इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें QE आ रहा है, हमें QE चाहिए, ये QE इसमें आ रहा है। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं हम वो सब्सिट्यूट कर देंगे। 1/FE, FE है 2 सेंटीमीटर, 1/PE, आप गौर कीजिए PE की वैल्यू गिवन नहीं है, लिहाजा हमें QE मालूम करना है, लेकिन उसके लिए PE का होना ज़रूरी है। सो हम अब QE फाइंड करने के लिए पहले PE फाइंड करेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने PE और QE इनका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप इसके बाद यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे इन दोनों लेंस के दरमियान। आप गौर कीजिए, दोनों लेंस के दरमियान ये वाला फासला QO है, ये वाला फासला PE है। अगर दोनों फासलों को ऐड कर दिया जाए, QO और PE को ऐड कर दिया जाए, तो ये किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। लिहाजा हम इस डायग्राम को देखते हुए ये कह सकते हैं कि QO प्लस PE को ऐड करने से ये लेंथ के बराबर आएगा, यानी लेंथ is equal to QO plus PE. Length, this whole length is equal to QO plus PE, ठीक है। तो हमें ये PE रिक्वायर्ड था। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है 20.5। हमें PE चाहिए, इसके लिए याद रखें हमें PE चाहिए, तो QO की वैल्यू हमें रखनी होगी। QO की वैल्यू आप देखिए यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें PE चाहिए था और QO ना होने की वजह से हमें इस इक्वेशन को यहाँ छोड़ना होगा और हमें PE के लिए पहले क्या फाइंड करना होगा, QO फाइंड आउट करना होगा। लिहाजा हम यहाँ फंस गए क्योंकि हमारे पास QO नहीं है। QO होता तो हमारे लिए जो है वो PE फाइंड आउट करना आसान हो जाता, ठीक है। तो QO फाइंड आउट करेंगे। QO फाइंड करने के लिए देखिए हम यहाँ से चले, हमने QE PE यूज़ किया, फिर हम यहाँ आए, हमने QO PE यूज़ किया। अब उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। तो अब आप गौर कीजिए, PO और QO ये दोनों किस फॉर्मूले में आ सकते हैं, तो जी ये दोनों आ सकते हैं जिस फॉर्मूले में, वो है 1/FO इज इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO, ठीक है।
जी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो 1/FO, FO कितना है, इट्स 19। 1/PO, PO कितना था, इन्फिनिटी, आप चाहें तो इसको डेटा में भी लिख सकते हैं, PO इन्फिनिटी। याद रहे ये इन्फिनिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये इन्फिनिटी है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया कि मून की लाइट है। अब हमें पता होना चाहिए कि मून क्योंकि बहुत दूर है इसलिए उसका जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, लिहाजा PO की वैल्यू इन्फिनिटी ये हमें पता होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द मून। तो PO इज इन्फिनिटी प्लस 1/QO। अब 1/इन्फिनिटी जो होता है ये आप सबको पता है कि ये 0 होता है, 1/इन्फिनिटी इज 0, 1/QO 1/19 इज इक्वल टू 1/QO। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो QO बराबर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इस QO को हमें पुट करना होगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट करना होगा क्योंकि हमें QO की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए चाहिए थी, तो इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, लिहाजा हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो आएगी वो आएगी 20.5 इज इक्वल्स टू 19 प्लस PE, और अगर हम 19 को उधर ले जाएं तो 19 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास जो PE आएगा ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इस PE की भी ज़रूरत किस लिए थी, हमें ये PE रिक्वायर्ड था इक्वेशन 1 के लिए, क्योंकि इक्वेशन 1 में PE हमें चाहिए था ताकि हम QE फाइंड आउट कर सकें, तो इसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ लेट्स पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE, और हम इसमें PE की वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 अब बनेगी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/PE जो कि था 1.5 प्लस 1/QE। अब हमें QE फाइंड करना है तो इसको वहाँ ले जाएंगे, ये वैल्यू प्लस की है वहाँ जाकर माइनस की हो जाएगी, लिहाजा ये बनेगा 1/2 माइनस 1/1.5 इज इक्वल टू 1/QE। अब आपको जस्ट कैलकुलेटर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और 1/QE इसको उलट देंगे तो फिर ये वैल्यू भी उलट जाएगी और हमारे पास QE की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट वैल्यू वुड बी इंशाल्लाह दिस वुड बी 14. This would be 6 centimeter. ठीक है, this would be 6 centimeter and in fact this would be -6. बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये +6 नहीं आएगा, ये -6 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट ए था, पार्ट बी में हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था L प्लस QE। देखें पार्ट बी में हमें फाइंड करना था L प्लस QE, तो L प्लस QE फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें लेंथ गिवन थी 20.5 एंड QE is 6, so L plus QE would be 14.5 centimeter. This is the distance of image from second lens. पहले लेंस से इमेज का ये फासला है, दूसरे लेंस से इमेज का ये फासला है। ठीक है, तो पहले लेंस से जो इमेज का फासला था वो हमने फाइंड कर लिया, और दूसरे लेंस से जो इमेज का फासला था L प्लस QE हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, मैंने जैसे कि बताया, कुछ लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। हमें वो डिस्टेंस बताना है जिस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P होता है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर,
टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। इमेज का साइज डबल चाहिए, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था इमेज डबल है, इमेज 3 गुना बड़ी है, इमेज 10 गुना बड़ी है। इस चीज़ का पता हमें मैग्नीफिकेशन से चलता है। तो अगर इमेज 2 गुना बड़ी है तो इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 होगी। अगर इमेज 5 गुना बड़ी है तो इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 5 होगी। तो सवाल में कहा गया है कि हमें इमेज जो है वो 2 गुना बड़ी रिक्वायर्ड है और हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम कितने फासले पर रखें। ठीक है, अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि हमें क्योंकि P फाइंड करना है और F गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला है कि 1/f इज इक्वल P प्लस 1/q। दिस इज प्रीटी मच सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, और इनफैक्ट इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो 1/f इज 10 और P हमें फाइंड करना है, जबकि Q हमारे पास होना चाहिए और Q हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q फाइंड करने के लिए वी विल टेक हेल्प फ्रॉम मैग्नीफिकेशन। अब देखिए मैग्नीफिकेशन 2 है, तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है Q/P इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा H/HF HI/HO इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन और Q/P इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला। अब Q/P इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन कितनी गिवन है, मैग्नीफिकेशन गिवन है 2। इस 2 को हम यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2। P को आप वहाँ ले जाएं तो Q बराबर आ जाएगा 2P। ठीक, अब यहाँ से ये न्यूमेरिकल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट अगर रियल इमेज हो, अब इमेज के बारे में उसने नहीं बताया इसलिए हम लिखेंगे हेडिंग डालेंगे रियल इमेज। रियल इमेज के लिए बेटा याद रखें कि Q हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम Q को पॉजिटिव लेंगे और इस Q की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है 1/10 इज इक्वल टू 1/Q। Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, सॉरी दिस इज P एंड 1/Q। Q की जगह हम क्या पुट करेंगे 2P। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो भाई P और 2P का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2P। याद रखें अगर यहाँ 5P आ रहा है तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 5P। ठीक है, यहाँ 10P आ रहा है तो दोनों का एलसीएम आएगा 10P। अब इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, वो 2 आ जाएगा ऊपर। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, जिन लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता वो ये याद रखें कि इस P से ये P कट जाएगा, 2 बचा, 2 उधर आ जाएगा। इस 2P से ये 2P पूरा का पूरा ही कट जाएगा, तो जो बचेगा ऊपर वो 1 बच जाएगा। सही है, ये दोनों पूरे के पूरे कट जाएंगे इसलिए, और यहाँ सिर्फ P कटेगा तो इसलिए 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 3/2P। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2P को 1 से करेंगे, दिस वुड बी 2P एंड 3 10s are 30 एंड P वुड बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 और P वुड बी 15 सेंटीमीटर। राइट, P जो होगा वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने हेडिंग देनी है रियल इमेज की, उसके बाद आपने यही प्रोसीजर फॉलो अप करना है और आपने हेडिंग देनी होगी वर्चुअल इमेज की, क्योंकि उसने इमेज के बारे में हमें नहीं बताया। ठीक है, तो आपने हेडिंग देनी होगी, पार्ट बी इसका होगा वर्चुअल इमेज। अगर आपने ये नहीं किया, सिर्फ रियल के लिए कर दिया, तो याद रखें आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आए हुए। तो जी Q आया था 2P, अगर वर्चुअल इमेज होगी तो Q की ये वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। सो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए अब यही इक्वेशन है लेकिन इसमें 1/10 1/P माइनस 1/2P, क्योंकि हमने जो Q की वैल्यू रखी है वो माइनस में रखी है। ठीक है, अब माइनस में आ रही होगी।
अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1/10 मैंने बताया, ये दोनों 2p आ जाएगा, p से p कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस है और यहाँ आ जाएगा 1, यानी वही चीज़ आएगी, बस पहले प्लस था अब माइनस है। तो 1/10 2 - 1 1/2p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p = 10 और p वुड बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो p इज 15 centimeter for real image and 5 centimeter for virtual image। एग्जाम में इसमें चेंजेस क्या हो सकती है, मैग्निफिकेशन 2 की जगह वो 5 कह सकता है, वो 10 कह सकता है, वो कह सकता है जी हमें जो इमेज रिक्वायर्ड है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से। ये चेंजेस इसके अंदर हो सकती है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 9, ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक तो ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है QO मल्टीप्लाई बाय QE डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय PE। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है आईपीस की फाइनल इमेज QE, ये हमेशा वर्चुअल होती है। तो QE, क्योंकि फाइनल इमेज जो बनती है आईपीस वाली वो वर्चुअल होती है, तो इसलिए ये जो फासला है QE का फासला, ये फासला हमेशा नेगेटिव होगा। QE हमेशा नेगेटिव होगा कंपाउंड में, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है आईपीस से वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये आपने ये भी जहन में रखना है, आपने ये भी जहन में रखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। जी, प्रॉब्लम में कहा गया है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO, this is 12 millimeter, and a 75 millimeter focal length eyepiece। eyepiece की जो फोकल लेंथ है ये है 75 मिलीमीटर, and the two lenses are mounted 200 millimeter apart, और दोनों लेंस के दरमियान जो फासला है वो 200 मिलीमीटर है। If the final image is 225 millimeter from the eyepiece, आखिरी जो इमेज बन रही है eyepiece से उसका फासला, eyepiece से जो इमेज का फासला Q और eyepiece से QE, ये होगा -225। अब देखो बुक में प्लस दिया हुआ है, हम माइनस लेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, इसलिए QE हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, What is the magnification produce? तो जी मैग्नीफिकेशन हमें बतानी है, जिसको हम किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हस्बे रिवायत हम फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज QO इंटू QE डिवाइडेड बाय PO इंटू PE, दिस इज फॉर्मूला। एंड इफ वी ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, हमें नज़र आ रहा है वी नीड 4 पैरामीटर्स, हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, QE PE QO PO, ये 4 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्या QE हमारे पास मौजूद है, तो लकीली खुशकिस्मती से हमारे पास QE की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, राइट। क्या हमारे पास PE मौजूद है, तो हम PE की तलाश करेंगे। जी हमारे पास PE की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले PE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये याद रखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैं मुख्तसर अगर बताऊं, मुख्तसर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, से दिस इज 1 लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज सेकेंड लेंस, दिस इज eyepiece, और लेट्स से दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फासला
पी ओ। फिर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है, इमेज का फासला क्यू ओ। फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फासला पी ई। और फिर ये लेंस इसकी इमेज बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज क्यू ई, राइट। और दोनों लेंस के दरमियान जो फासला है वो एल है, ठीक है। अब सवाल में हमें जो फॉर्मूले के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ये हैं, क्यू ई चाहिए, क्यू ई है, पी ई चाहिए, पी ई नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी दो लेंस आए तो बेहतर है आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है, यहाँ से करें, यहाँ से नहीं तो फिर यहाँ से करें, इस तरह चलें, राइट हैंड साइड से चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्यू ई तो है, पी ई नहीं है, लिहाजा पी ई के लिए ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों आ रहे हो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1 एफ ई इज इक्वल टू 1 पी ई प्लस 1 क्यू ई, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ई की वैल्यू है 75, तो 1/75। पी ई की वैल्यू हमें चाहिए और क्यू ई की वैल्यू जो है, क्यू ई की वैल्यू है -225। आप इस वैल्यू को वहाँ ले जाएंगे, वैल्यू माइनस की वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो 1/75 प्लस 1/225 इज इक्वल्स टू 1 पी ई। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आई होप अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे और फिर 1 पी ई है तो इसको उलट देंगे, ये भी उलट जाएगा, पी ई की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। आई होप आप कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर्स में, लिहाजा आपका आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। अगर कोई ऐसा चीता यहाँ बैठा हुआ है जिसके पास कैलकुलेटर भी है तो वो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स में बता दे कि पी ई की वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं उसको लिख दूँगा, ठीक है जी। पी ई आ चुका तो जी मुबारक हो, आपके पास क्यू ई आ चुका, आपके पास पी ई आ चुका। अब हमें क्यू ओ की ज़रूरत है और पी ओ की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो जी हमने यहाँ से पी ई निकाल लिया, अब हम यहाँ से तशरीफ़ लाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। हमें क्यू ओ चाहिए, ये दोनों किस फॉर्मूले में आ रहे हैं, क्यू ओ और पी ई, तो ये लेंथ के फॉर्मूले में आते हैं। हमने पीछे अभी जो है इसको पिछले न्यूमेरिकल में किया भी था, न्यूमेरिकल नंबर 7 में, क्यू ओ प्लस पी ई इज इक्वल्स टू एल, लिहाजा एल would be equals to QO plus PE। जी ये सिल्वर बर्ड हैं कोई, इन्होंने बताया है, मेरा ख्याल है ये 1 से इन्होंने डिवाइड नहीं किया, सो सिल्वर बर्ड प्लीज़ इसको आप पहले 1 से डिवाइड कर लें तो उसके बाद ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है जी, राइट। सो लेंथ हमारे पास है 200 इज इक्वल्स टू QO इज़ रिक्वायर्ड एंड पी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। तो पी वाली ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अब ये जो पी की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उस वैल्यू को हम उठाकर वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास QO आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जी ये खान सुबैल हैं, इन्होंने कैलकुलेट किए वैल्यू 56.25, ठीक है। सो दिस इज 56.25 एंड इफ वी टेक दिस वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 200 माइनस 56.25 जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा QO। आज़ान एजाज ने भी कर लिया है जी, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी। अब QO अगर आप मुझे बता सकें, आई गेस दिस वुड बी समहाउ 146 पॉइंट समथिंग। तो अब हमारे पास QE आ चुका, PE आ चुका, QO आ चुका, ठीक है जी, QO आ चुका। हमने यहाँ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन दिस साइड, राइट, और हमें PO चाहिए। अब ये दोनों किस में आते हैं, PO और QO, ये दोनों आते हैं 1/FO वाले फॉर्मूले में, लिहाजा हम 1/FO इज इक्वल्स टू 1/PO प्लस 1/QO, ठीक है। याद रखिए कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में डेसिमल के बाद कम से कम 2 या 3 वैल्यूज़ आप लें कम से कम, ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज़ इग्नोर ना करें। अच्छा जी, तो 1/FO, FO की वैल्यू गिवन है 12 और 1/PO हमें रिक्वायर्ड है और QO जो है वो मोहम्मद हमज़ा कैलकुलेट कर चुके हैं 143.75। माशाल्लाह बहुत चीते यहाँ बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सबको जी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें इस तरफ लेके जाना है
ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, पी ओ कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी, तो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। दिस इज 1/12 माइनस 1/143.75 इज इक्वल्स टू 1/PO। ठीक है जी, तो जी अजान एजाज जो है ये भी कर चुके हैं, तो अब ज़रा जल्दी जल्दी जितने भी चीज़ें हैं वो ज़रा इसको कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट फरमाएंगे और 1/PO होगा, तो बस आखिर में रेसिप्रोकल लेकर PO कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली ये PO भी मिलीमीटर्स में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास चारों चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। हमें 4 क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड थी। हमें QO चाहिए था, QE चाहिए था, PO चाहिए था, PE चाहिए था। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी, सिल्वर बर्ड जी इस वक्त जो है वो कैलकुलेट फरमा चुकी हैं, और पता नहीं फरमा चुके हैं, आई डोंट नो। सिल्वर बर्ड के मुताबिक ये है 13.09 एंड खान सुबैयल भी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशंस। सो द मैग्नीफिकेशन वुड बी नाउ, इट वाज QO, और QO की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 143.75 इंटू QE था 225 डिवाइडेड बाय, फिर PO की वैल्यू है 13.09 एंड फिर QO है PE है, और PE की वैल्यू थी 56.25। ठीक है जी, सो अब ज़रा इसको अगर आप कैलकुलेट फरमा लेंगे तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, जब तक हमारी टीम कैलकुलेट कर रही है तब तक मैं एक अहम बात बता दूं कि मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन में अगर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो वो नेगेटिव वाली वैल्यू आप नहीं रखेंगे। मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जैसे हमें QE की वैल्यू -225 थी, हमने यहाँ पॉजिटिव ली है क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, सो मैंने बताया ये न्यूमेरिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 हम लोग कर चुके, और न्यूमेरिकल नंबर सिल्वर बर्ड जी, इनकी उड़ान बहुत ऊंची है माशाल्लाह, और इन्होंने कैलकुलेट कर लिया देयर इज़ 43.92, राइट, एंड दिस इज़ अबाउट 44। in fact we can write this value, this is m is equals to approximately 44 एंड मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, रिमेंबर। सो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दैट इज 44। थैंक यू वेरी मच सिल्वर बर्ड, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लास्ट टाइम कर चुके, 11 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसी जैसा सवाल है। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ये सवाल आप खुद करें, लेकिन मैं डेटा बनवा लेता हूँ। ठीक है जी, मैं डेटा बनवा लेता हूँ और फिर इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज सिमिलर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 12 मिलीमीटर एंड अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, और जो ट्यूब है उसकी लेंथ गिवन है। ट्यूब से मुराद है कि वो जगह जहाँ लेंस लगे हुए हैं, दोनों किनारे, दोनों लेंस के दरमियान का फासला। ठीक है, ये है 100 मिलीमीटर। एन इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस। इमेज का फासला Q और आई पीस है तो QE, ये है 250। मैंने क्या कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में QE हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है कंपाउंड में। ठीक है, फ्रॉम द आई पीस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का फासला P ऑब्जेक्टिव से है तो O,
ये है 12 मिलीमीटर, ठीक है जी, ये फासला है 12 मिलीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है हमसे m पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है लिहाजा सिमिलर अप्रोच हम यूज करेंगे और इसमें हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, दिस वुड बी क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू ई डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय पी ई, राइट। और इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप देखेंगे कि आपको क्यू ई गिवन है, तो हमें डेटा में नज़र आ रहा है कि जी हमें क्यू ई गिवन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि हमें पी ई गिवन है, तो आपको डेटा में नज़र आ रहा है कि जी पी ई हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पी ई फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में ठीक है, ठीक है, तो हमें पीई हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसमें बस एक छोटी सी चेंजेस जो है वो ये है कि देखो यहाँ हमारे पास एफ ई भी नहीं है, तो अगर मैं पीई के लिए ये फार्मूला लगाऊँ 1/FE 1/PE 1/QE, तो देखिए QE तो है, FE नहीं है, इसलिए PE नहीं निकाल सकते। लिहाजा बेहतर है आप ये फार्मूला यूज़ ना करें, इसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, PE लेंथ वाले फॉर्मूले में भी आता है, लेंथ वाला होता है QO प्लस PE, ठीक है। तो आपको PE चाहिए, QO को वहाँ ले जाए, तो PE हो जाएगा L माइनस QO, ठीक है। अब आपके पास लेंथ है, बिल्कुल है, QO नहीं है तो कोई मसला नहीं है। QO के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप QO के लिए नेक्स्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और वो है 1/FO इज इक्वल टू 1/PO 1/QO। तो इसको आप वहाँ ले जाइए, 1/QO 1/FO माइनस 1/PO, यहाँ से QO आ जाएगा, इस QO को आप यहाँ पुट कीजिए, PE आ गया, उस PE को आप इस फॉर्मूले में ये रखें, QE को रखें, QO को रखें, PO को रखें, यू विल हैव द मैग्निफिकेशन, ठीक है जी, सही है जी। ये महानूर खान है, सर फोकल लेंथ 12 है, फोकल लेंथ 12 है। A compound microscope has an objective with a focal length of 10 millimeter. 10. This is 10. It's my mistake. Thank you very much, महानूर खान, ठीक है जी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह जब सॉल्व कर लेंगे तो आप पे आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 14 एंड न्यूमेरिकल नंबर 15, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 14 एंड 15 बहुत कम आए एग्जाम में, लेकिन बहरहाल आपको करने हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 14, 13 में लास्ट टाइम करवा चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ, आप ही को दिया था कि आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रीटी मच सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 14, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ऑन अ स्क्रीन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक इमेज बना रहा है और वो कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। हम यूँ तस्वुर कर लेते हैं कि जी ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, राइट। और हम यूँ तस्वुर कर लेते हैं कि यहाँ मौजूद है एक ऑब्जेक्ट, तो ये लेंस साहब क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जाहिर सी बात है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये फासला होता है P और ये फासला होता है Q, और सवाल में बताया गया कि इस लेंस और स्क्रीन के बीच का जो फासला है ये 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो Q है इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ये फासला नहीं बताया लेकिन ये फासला बताया। तो अगर हम इसको डेटा की फॉर्म में लिखें तो Q इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं on moving the lens 60 centimeter towards the object, the image is again formed on the screen. कह रहे हैं कि इस लेंस को हमने मूव किया है ऑब्जेक्ट की तरफ, इसको हम इस तरफ लेकर गए,
ठीक है, हम इसको इस तरफ लेके गए, ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ ले आए, कितना करीब लेके गए 60, यानी हम अब ये लेंस यहाँ नहीं है, अब ये लेंस यहाँ नहीं, अब ये लेंस यहाँ है, और इमेज दोबारा वही बन रही है, यानी अब लेंस यहाँ है लेकिन इमेज दोबारा स्क्रीन पे बन रही है। तो हमें पता है कि जो इमेज का फासला होता है वो क्यू होता है, ठीक है। तो अब 2 क्यू आ गए, फ़र्क करने के लिए इसको हम क्यू प्राइम कर देते हैं, ठीक है। तो ज़रा खुद सोचिए कि ये वाला फासला जो है ये है 60, हम लेंस को 60 सेंटीमीटर लेके गए, किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए, ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए। तो 60 ये हो गया और 20 वो हो गया, तो टोटल फासला अब जो नया फासला होगा इमेज का वो होगा 60 + 20, यानी ये कितना हो जाएगा, दैट इज 80 सेंटीमीटर। सो Q प्राइम इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर हम लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए तो फिर इसका मतलब है कि लेंस का फासला ऑब्जेक्ट से पहले ज़्यादा था, अब लेंस का फासला कम हो गया। अब जो फासला होगा, यानी लेंस यहाँ पर है अभी, ठीक है, तो इसका मतलब अब जो फासला होगा ऑब्जेक्ट से वो ये वाला होगा, और ये जो पहले फासला था P, उसमें से कितना कम हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए 60 सेंटीमीटर, लिहाजा ये लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के करीब हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर फासला कम हो जाएगा। तो अब जो नया फासला है उसको हम कह सकते हैं P प्राइम, लिहाजा P प्राइम इज P - 60, राइट। अब कहा गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। बेटा ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखें कि जो फोकल लेंथ होती है ना, उसका ताल्लुक लेंस की बनावट से होता है। आप लेंस को आगे मूव करें, पीछे मूव करें, इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो चाहे लेंस यहाँ मौजूद था, चाहे आप लेंस को यहाँ ले गए, लेकिन इसकी फोकल लेंथ वही रहेगी जो इसकी फोकल लेंथ पहले थी। फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। हमने अब तक जो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला सिंपल 1/f = 1/p + 1/q, ठीक है। अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/f मालूम करना है, p हमें पता नहीं है और q हमें पता है 20। तो हम यहाँ आके स्टक हो गए क्योंकि हमें मालूम क्या चीज़ नहीं है, p पता नहीं है, ठीक है। हम एक और काम कर सकते हैं, हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये P प्राइम और Q प्राइम आ रहा हो। तो यानी 1/f = 1/P प्राइम + 1/Q प्राइम। F पे प्राइम नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का फासला चेंज हो सकता है, इमेज का हो सकता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकती। फोकल लेंथ लेंस की बनावट से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज़ रखें तो 1/f = 1/P प्राइम। P प्राइम हमारे पास है P - 60 प्लस Q प्राइम, देखिए P प्राइम था P - 60 और Q प्राइम कितना था 80। इनफैक्ट हम यहाँ आकर भी स्टक हो गए, क्यों, क्योंकि इसको F मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। लिहाजा P कैलकुलेट किए बगैर हमारी बात नहीं बनेगी। दैट इज़ वाई वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट P, ठीक है जी। सो इस न्यूमेरिकल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों F के बराबर है, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 and equation 2, this would be 1/P plus 1/20 is equal to 1/P - 60 plus 1/80, राइट, ठीक है। तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल थी, लिहाजा राइट साइड्स भी इनकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें जो है वो P कैलकुलेट करना है, तो P कैलकुलेट करने के लिए हम इस वैल्यू को वहाँ ले जाते हैं, P के पास ले जाते हैं और इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें P एक तरफ लेके जाने ताकि हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। सो ये हो जाएगा 1/P, ये वैल्यू प्लस की है, वहाँ जाके
माइनस 1/p माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1/80 1/20। ठीक है जी। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक आसान सा तरीका है कि भाई आप इसको सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई फरमा लें और इसको इससे मल्टीप्लाई फरमा लें, जस्ट सिंपल। ज़्यादा मुश्किल बातें हम करते ही नहीं हैं, हालात पहले ही ख़राब हैं, कोरोना से लोग खौफज़दा हैं, इसलिए हम मज़ीद खौफ नहीं फैलाएंगे और हम एलसीएम के सिंपल मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई फरमा लें तो ये क्या होगा, p माइनस 60, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला। ठीक है, p को 1 से करेंगे तो p डिवाइडेड बाय, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे, यानी p इंटू पी माइनस 60। ठीक है जी, इन दोनों को साथ लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को साथ लिख लेंगे। दैट इज़ द प्रीटी मच सिंपल मैथड, राइट। और मैं अपने चीतों से कहूँगा जो हैं कि वो ज़रा प्लीज़ इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए जब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है जी, राइट। तो ये p प्लस का है, ये p माइनस का है, लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 60 डिवाइडेड बाय, ये p इससे होगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये p इससे होगा तो ये हो जाएगा 60p इज इक्वल्स टू, इसको आपने कैलकुलेट करना है तो 1/80 माइनस 1/20, ये ज़रा मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दे तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है जी। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग टाइम लगा देंगे, नहीं पॉइंट्स में ना बताएं, मुझे अगर आप फ्रैक्शन में बता सकें आई वुड बी वेरी थैंकफुल, कि अगर आप फ्रैक्शन में बता सकें, डिवाइड की फॉर्म में बता सकें, दैट वुड बी हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल। सो सिल्वर बर्ड दो कैलकुलेटेड दैट वैल्यू, बट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू कैन समहाउ शेयर द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म। नो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जी एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 80। ठीक है, 80 आएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -3/80, माइनस से माइनस गया, 3 1 3 3 2 तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 6p इज सॉरी दिस इज नॉट 6, दिस इज 60p इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है जी, थैंक यू सिल्वर बर्ड। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और p स्क्वायर माइनस 60p वुड बी इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस 60p और 80 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन में सेंट्रल टर्म ब्रेक करके आप जो है ना कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि भाई आप सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो बहरहाल अगर आपकी मैथ्स अच्छी है और तो भाई आप सेंट्रल टर्म को ब्रेक करें और 2 स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि जेनेरिक पढ़ा रहा हूँ, मैं बायो वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुमकिन है एग्जाम में कोई ऐसी वैल्यू आए जिसमें सेंट्रल टर्म ब्रेक करना मुश्किल हो रही हो, तो आप क्वाड्रेटिक यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा मैं क्वाड्रेटिक यूज़ करने जा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।